गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कोरोना के वेरिएंट पे जिसका नाम है डेल्टा प्लस, और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट वेरिएंट क्यों इमर्ज कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि म्यूटेशन, ये वेरिएंट का इमर्जेंस ड्यू टू म्यूटेशंस है, और म्यूटेशंस स्पेसिफिकली बेसिक ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के चलते ये सारा वेरिएंट इमर्ज हो रहा है। और इस इमरजेंस इंडिया में, ये इंडिया के लिए अलार्मिंग है दरअसल इसलिए कि डेल्टा प्लस लगभग अभी 48 केस इंडिया में डिटेक्ट किया गया है, और इसका ईपी सेंटर फिर महाराष्ट्र है। साथ ही साथ दो जो कॉमन स्टेट है जहां ये इसको डिटेक्ट किया गया है, महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, और लगभग अभी तक रिसेंट डेटा ये है कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है इस डेल्टा प्लस से। इसके बारे में अभी भी बहुत सारा जानकारी मिलना बाकी है कि इसके ट्रांसमिशन रेट क्या है, इसका ये इन्फेक्शियस, कितना इन्फेक्शियस है ये, इसका R0 वैल्यू कितना है, इसके बारे में अभी पूरी तरह से डेटा अवेलेबल है नहीं। दरअसल ये एक्चुअली डेल्टा वेरिएंट का ही इमरजेंस है, उसमें वही स्पाइक प्रोटीन के फर्दर म्यूटेशन के चलते ये वेरिएंट आया है। और ये दरअसल इसके ट्रांसमिशन के बारे में, जैसे हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जो वुहान में जो हमें वायरस मिला था, वो वायरस का स्ट्रेन ये D614G था। इसका R0 वैल्यू रफली 3 to 3.5 था। R0 वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को इस कोविड है, मतलब इस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो उसका R0 वैल्यू है। स्प्रेडेबिलिटी रेट को बोलते हैं, कितने लोगों को फर्दर वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये दरअसल 3.5 इसका R0 वैल्यू था। जबकि डेल्टा जो इंडिया में डिटेक्ट किया गया, ये डेल्टा वेरिएंट दरअसल उसका R0 वैल्यू 7 था। इसीलिए ये ज़्यादा कंसर्न्ड है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल घोषित की है इस डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, VOC ग्रुप में इस डेल्टा प्लस वायरस को, इसके स्ट्रेन को रखा है। ये दरअसल ऐसा इसलिए है कि कोई भी जो वेरिएंट होता है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तभी उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न में तभी रखते हैं, उसके लिए मिनिमम 2 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। एक, उसके ट्रांसमिशन को रेट को देख के, और चूंकि इसको पॉजिटिव इसलिए इसका नाम दिया गया है कि हाई है, डेल्टा से भी हाई है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका ट्रांसमिशन का रेट डेल्टा से भी हाई हो सकता है, इसलिए इसको पॉजिटिव में रखा गया। साथ में कितना फेटल है उसके आधार पे इसको ग्रुपिंग किया जाता है कि ये किस ग्रुप में रखा जाए, इंटरेस्ट में रखा जाए या कंसर्न में रखा जाए। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारी मिनिस्ट्री ने घोषित की है। तो और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेटों में कंटेनमेंट जोन्स के लिए ऑर्डर दिया है कि जहां भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है उसको सीरियसली लिया जाए और उसको आइसोलेट किया जाए ताकि स्प्रेडेबिलिटी को रोका जा सके। ये ब्रीफ बात है। दरअसल ये जो वेरिएंट इमर्ज किया है, ये वेरिएंट के इमरजेंस का मोड देखें तो सबसे पहला जो वुहान में मिला था वो D614G था। ये वहाँ से उसके बाद एक वेरिएंट जो मर्ज किया जिसको हम लोग UK वेरिएंट बोलते थे, लेकिन ये 31 मई को WHO ने इसको नॉमेनक्लेचर किया दरअसल कि ये ग्रीक लेटर से इस वेरिएंट को नॉमेनक्लेचर किया जाए। ये दरअसल इसलिए था कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएशन ना हो सके बहुत सारे देशों में कि इंडियन वेरिएंट को हम लोग इंडियन वेरिएंट क्यों बोल रहे हैं, उसको हम लोग UK वेरिएंट क्यों बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट क्यों बोल रहे हैं, ब्राज़ील वेरिएंट क्यों बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक डेजिग्नेशन किया गया लेटर से, ग्रीक लेटर से। तो ये दरअसल सबसे पहले जो वेरिएंट इमर्ज किया था जिसको हम लोग अल्फ़ा वेरिएंट बोलते हैं, UK वेरिएंट को नाम दिया गया अल्फ़ा वेरिएंट। अल्फ़ा वेरिएंट B117 वेरिएंट है। ये दरअसल
इसमें म्यूटेशन के चलते ये वेरिएंट इमर्ज किया। बहुत सारा म्यूटेशन है, 5.1 अमीनो एसिड में म्यूटेशन के चलते एक वेरिएंट जो N501Y था, HB697, ये डिलीशन के चलते है, ये भी एक तरह का म्यूटेशन है। P168 ये भी म्यूटेशन है। ये तीनों यूके वेरिएंट जो ये B.117 है, इसका पर्टिकुलर स्पाइक पे म्यूटेशन के चलते ये वेरिएंट इमर्ज किया था। साथ ही साथ अगला एक वेरिएंट जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, जिसको हम लोग बीटा वेरिएंट बोलते हैं। ये बीटा वेरिएंट दरअसल ये इसमें भी म्यूटेशन 5.1 ये कॉमन है। इसमें भी जो म्यूटेशन था स्पाइक में, उसी तरह का यहाँ भी था। एक नए तरह का इमरजेंस था E484K, ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं बीटा वेरिएंट से। उसी तरह से ब्राज़ील वेरिएंट था P1, उसमें भी ये कॉमन था N501 और E484K, ये इसको हम लोग गामा वेरिएंट बोलते हैं। ये गामा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट। इंडिया में जो वेरिएंट आया है, ये दो वेरिएंट डिटेक्ट किया गया, एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया गया। B1617.2, ये एक और था B1617.1, उसको कापा वेरिएंट बोलते हैं। और ये वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट है। ये डेल्टा वेरिएंट बेसिकली हम लोग ये सारे वेरिएंट को, ये जितने तरह का यहाँ वेरिएंट आपको दिख रहा है, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ये कापा, डेल्टा, ये सबको ये सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। ये दरअसल ऐसा क्यों है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इसलिए रखा गया है कि ट्रांसमिशन का रेट इसमें हाई था। जैसे अगर हम जिसके बारे में बात कर दें, ये जो अभी सबसे चर्चा में है, ये डेल्टा जो इंडियन वेरिएंट है, इसका R0 वैल्यू लगभग 7 है। अब देखिए, इसका R0 वैल्यू जो वुहान में सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया गया था, डिटेक्ट किया गया था, उसका R0 वैल्यू लगभग 3.5 था। अब देखिए जैसे वेरिएंट बदल रहा है, ट्रांसमिशन का रेट कितना फास्ट हो रहा है। मतलब ये इसका R0 3.5 का मतलब है कि एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल लगभग 3.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ये देखिए R0 वैल्यू इसका 7 है, लगभग एक इन्फेक्टेड पर्सन 7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्टिविटी का रेट कितना हाई है आप इमेजिन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो वेरिएंट इमर्ज कर रहा है, इस इमरजेंस के पीछे का रीज़न क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है दरअसल। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग ये वायरस, ये SARS-CoV-2 वायरस, ये दरअसल ये भी ह्यूमन के साथ को इनहेबिटेट करना चाहता है, साथ में रहना चाहता है। तो ये इस तरह से अपने अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहता है ताकि वो आराम से एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि ये चूंकि एसेलुलर है, वायरस को होस्ट चाहिए होता है अपने मशीनरी को वो रेप्लिकेट कर, जीनोम को रेप्लिकेशन के लिए, पूरा कंप्लीट वेरिएंट्स बनाने के लिए इसको होस्ट चाहिए होता है, और ये अप्रोप्रिएट ह्यूमन होस्ट में रहना चाहता है। जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट है कि स्पेंसर ने दिया था कि कोई भी अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं सर्वाइव करने के लिए एकदम फिट होना होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वो मॉडिफाई करता है। इसीलिए ये वेरिएंट इमर्ज कर रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। और एक्चुअली चूंकि ये जो म्यूटेशन का रेट जो हम लोग देख रहे हैं कि इस स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन है, और दरअसल इस म्यूटेशन से वेरिएंट क्यों इमर्ज कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोमिक साइज छोटा हो, जैसे अगर हम बात करें इसका, तो इसका अप्रॉक्स जो जीनोम का साइज है वो 24 KB से 32 KB का है। ये देखिए, अब इतना छोटा जो RNA वायरस है, और चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस में म्यूटेशन का रेट फास्ट है। और यही कारण है कि हम लोग जो लॉकडाउन और ये जो मेजर सब लगाते हैं, कोई भी सरकार लगा रही है, इसके पीछे क्या है कि ट्रांसमिशन के रेट को रोकना है, इन्फेक्टिविटी के चेन को ब्लॉक करना है। क्योंकि जैसे जैसे इसको मौका देंगे, फास्ट रेट में रेप्लिकेट करने के लिए मौका देंगे, क्योंकि ह्यूमन इसका होस्ट है,
ये जैसे रेप्लिकेट होने लगेगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा उतना ज़्यादा एरर होने का चांस रहेगा, और मतलब म्यूटेशन होने का चांस रहेगा। और म्यूटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक एजेंट होता है इवोल्यूशन का, मतलब कि जितना ज़्यादा म्यूटेट होगा, जीनोम में म्यूटेशन होगा, उतना ज़्यादा वेरिएंट मर्ज करेगा। और यही कारण है कि इतना तरह का वेरिएंट मिला है। ये बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि और सारा म्यूटेशन होके दरअसल वेरिएंट बनाता है, लेकिन जो वेरिएंट हमारे कंसर्न का है, इंटरेस्ट का है, उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि इन सारे वेरिएंट का ट्रांसमिशन का रेट हाई है, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ये दरअसल ये मसला क्या है। ये जो हम लोग वेरिएंट देख रहे हैं, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ये डेल्टा, गामा, ये सब जो वेरिएंट है, ये इन सारे वेरिएंट में क्या हो रहा है। दरअसल इसमें हो ये रहा है, इसके जीनोम का अगर हम चर्चा करें, बाकी जो इसके इन्फेक्टिविटी का हमें पता है कि ये कैसे करता है, पर ब्रीफ में 2 मिनट में आपको बता दें। जैसे ये नॉर्मल वायरस है जो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था वुहान में, चाइना में। ये क्या करता था? ये करता ये था कि ये लंग्स इसका टारगेट साइट था, लंग्स का एल्वियोलर सरफेस इसका टारगेट साइट है। ये भी निमेटोसाइट टाइप 2 सेल्स होता है लंग्स में, टाइप 1 टाइप 2, एक सर्फेक्टेंट रिलीज करता है और इस एक गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो ये जो एल्वियोलर सरफेस है उस पर इसके लिए रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर पाया जाता है। यहाँ रिसेप्टर आपको इस तरफ बना के दिखाते हैं, ये रिसेप्टर है, ये इसके लिए रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को AC2 रिसेप्टर बोलते हैं, ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये रिसेप्टर है, जैसे ये वायरस स्पाइक के थ्रू यहाँ बाइंड करता है, यहाँ बाइंड कर गया ये अपने स्पाइक के थ्रू। इसीलिए आजकल जितना ज़्यादा वैक्सीन, इंडिया में जो वैक्सीन चल रहा है, वो सारा वैक्सीन का टारगेट स्पाइक ही है। ये दरअसल मोडर्ना है और फाइजर है, ये सब mRNA बेस्ड वायरस वैक्सीन है। ये दरअसल ये स्पाइक से बेस्ड DNA बेस्ड वैक्सीन था, जो ऐसे डिज़ाइन किया गया था ताकि इसके अगेंस्ट हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा सकें और एंटीबॉडी बनाया जा सके जो न्यूट्रलाइज कर सके इसको। तो ये देखिए, ये क्या करता है कि इसके साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ये अंदर आता है। ये दरअसल इसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। चूंकि इंडोसाइटोसिस हो रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इंटरलाइजेशन हो रहा है इस वायरस का विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर, इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। अब ये अंदर आ जाता है, ये वायरस अंदर आ गया, ये वायरस अंदर आता है और ये वायरस अंदर बेसिकली अपने जीनोम को रिलीज करता है। ये वायरस जैसे अंदर आ गया, ये अपने जीनोम, इसका RNA जीनोम है, इस जीनोम को यहाँ रिलीज करता है और ये कॉपी बनाता है, बहुत सारा कॉपी बनाता है। इसके पास बहुत सारा एंजाइम होता है, इसके थ्रू RNA रेप्लिकेज एंजाइम है, और ये प्रोटीन बनाता है, स्पाइक बनाता है, कैप्सिड बनाता है, और ये फिर जाता है वेसिकल्स में। ये जो हमारा गोल्गी अपरेटस है वहाँ जाके ये यहाँ फिर कंप्लीट विरियोन्स बना लेता है, ये कंप्लीट विरियोन्स, और ये कंप्लीट विरियोन्स बनाने के बाद ये फ्यूज़ करता है मेम्ब्रेन के साथ और बाहर में ये रिलीज़ करता है अपने वायरस को। ये नॉर्मल प्रोसेस है इसके चेन का, इन्फेक्टिविटी का और रिलीज का। बहुत सारा नंबर में विरियोन्स बाहर छोड़ता है, वो डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर कितना वायरल लोड है, कितना वायरस एक्यूमुलेट करके है आफ्टर रेप्लिकेशन। अब ये दरअसल इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इसके जीनोम का कुछ स्पेसिफिक रीज़न के बारे में, चूँकि हम लोग को बात करना है इस वेरिएंट पे कि वेरिएंट दरअसल कर क्या रहा है, उस पर स्पेसिफिकली हम लोग बात करने के लिए आज आए हैं। तो हम ऐसा एक इसके जीनोम का आपको दिखाएं, जीन, इसके जीन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें देखिए इसको अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं। देखिए 4 भागों में बांट दिए जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं। ये ORF है, ओपन रीडिंग फ्रेम है। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पास, इसके जीनोम में एक जीन है जो RNA रेप्लिकेज के लिए है।
आरएनए रेप्लिकेज के लिए है। आरडीआरपी बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसके पास और सारा है, प्लस लिखते हैं आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए जीन्स है इसके पास प्रोटीएज के लिए जीन्स है, इसके पास प्रोटीएज के लिए जीन्स है। ये सुपर कंसर्न है। ये जो जीन्स है ये सबसे ज़्यादा ये वेरिएंट के लिए इंपॉर्टेंस है। ये देखिए इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ये दरअसल जीन्स फॉर स्पाइक है, स्पाइक। और यही स्पाइक में मॉडिफिकेशन के चलते दरअसल वेरिएंट हमें मिल रहा है। इस पर हम डिटेल अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके पास जीन्स हैं इन्वेलप के लिए, जीन्स फॉर इन्वेलप, कैप्सिड। तो ये इंपॉर्टेंट जीन्स है पूरे विरियॉन्स को बनाने के लिए। अभी जो सुपर कंसर्न हमारा ये है कि इस स्पाइक को बनाने वाला जो जीन्स है इसी के अंदर म्यूटेशन के चलते हमें वेरिएंट दिख रहा है। ये दरअसल इसका म्यूटेशन, ये म्यूटेशन किस तरह का म्यूटेशन कर रहा है इस पे बात करते हैं। आइए देखते हैं। ये जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करें इसके, तो यहाँ से मिटा के आपको दिखाएं, ये स्पेस चाहिए। ये देखिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि स्पाइक बनाने वाले जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो रहा है और वो अलग अलग तरह का म्यूटेशन हो रहा है। अभी तक जो जितना तरह का वेरिएंट है इस स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले जीन में दो तरह के कॉमन म्यूटेशन ऑब्जर्व किया गया है, एक्चुअली डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दो तरह का ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम बात कर दें यही सबसे पहला अल्फा वेरिएंट का, जो अल्फा वेरिएंट है N501Y, ये क्या है? ये सिंगल लेटर डिजिग्नेशन है किसी भी अमाइनो एसिड का। और ये 501 नंबर के अमाइनो एसिड में सब्स्टिट्यूशन जो एक म्यूटेशन का टाइप है सब्स्टिट्यूशन, वो हो जा रहा है। और उसके चलते क्या हो रहा है कि इसका एफिनिटी बढ़ जा रहा है रिसेप्टर पे बाइंड करने का। मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए, अगर हम आपको बताएं कि जो स्पाइक है, स्पाइक प्रोटीन जो सरफेस पे स्पाइक है, जैसे ये वायरस है, इसके सरफेस पे ये स्पाइक है। ये स्पाइक का डिटेल अगर आपको बताएं तो ये बना हुआ है 3 प्रोटीन से। स्पाइक, ये जो स्पाइक है ये बना हुआ है 3 प्रोटीन से। इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। देखिए ये ऐसा अगर आपको बना रहे हैं, देखिए ये स्पाइक है, 3 प्रोटीन से बना हुआ स्पाइक है। ये ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दरअसल स्पाइक का है, जिसमें S1, S2 और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है स्पाइक का, इसको हम लोग बोलते हैं RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। अब देखिए ये अल्फा वेरिएंट का जो N501Y है, इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि इसी के अंदर RBD डोमेन में सब्स्टिट्यूट हो गया है। ये देखिए ये इस सब्स्टिट्यूशन हुआ है 501 नंबर अमाइनो एसिड में। अब इसके चलते क्या हुआ कि इसका जो बाइंड करने का एफिनिटी था, जैसे अगर आपको फिर से यहाँ से आपको दिखाएं कि ये देखिए ये इसका रिसेप्टर है। अगर हम बोल रहे हैं ये लंग्स में जो एल्वियोली है उसके सरफेस पे ये रिसेप्टर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं S2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये क्या करता है कि जैसे एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसमें क्या होगा कि ये बाइंड करने का जो नॉर्मल इसका जो एफिनिटी था रिसेप्टर से बाइंड करने का, इसके बाद म्यूटेशन के बाद और ज़्यादा हाई हो जाता है, एफिनिटी हाई हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर इसको ऐसे दिखाएं कि देखिए ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है जिसको RBD बोल रहे हैं, RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो डायरेक्टली रिसेप्टर से कांटेक्ट में है। और यहाँ पे हमारा ये दो
स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं S1 और S2। ये देखिए, ये दरअसल ये एफिनिटी इंक्रीज कर गया इसका, और इसके एफिनिटी इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस है वो फास्ट रेट में होने लगेगा। मतलब कि ये अंदर फास्ट रेट में आएगा और विरियॉन्स फास्ट रेट में बनाने लगेगा, फास्ट रेट में बनाएगा। और जब ये फास्ट रेट में बनाएगा तो किसी इंडिविजुअल के अंदर जो, इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन का रेट इस वेरिएंट में हाई इसलिए है कि इस रिसेप्टर का बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गया है। और ये बढ़ने से, ये कैसे बढ़ा, इसके स्पेसिफिक आरबीडी डोमेन में सब्स्टिट्यूशन हो गया और इसके चलते ये हाई रेट में बाइंड कर रहा है। जिस रेट में पहले बाइंड करता था उससे ज़्यादा फास्टली बाइंड कर रहा है, और फास्टली बाइंड करने के बाद ये अंदर इंडोसाइटोसिस होके अपने जीनोम को फास्टली रेप्लिकेट कर रहा है और डिफरेंट टिश्यू को, लंग्स के आसपास का जितना टिश्यू है उसको डैमेज कर रहा है। यही कारण है कि जो वेरिएंट के बारे में स्टडी आया था कि 4 से 5 दिन में लगभग सीटी स्कैन का डेटा, जो सीटी स्कोर डेटा बताता था कि 4 से 5 दिन में पूरे लंग्स को ये इन्फेक्ट कर चुका होता है। ये दरअसल इसलिए कि इसका जो वायरल लोड है, फास्ट रेट में जब ये इंडोसाइटोस होगा तो फास्ट रेट में अपने जीनोम को रिप्लिकेट करके बनाएगा और इसके चलते इन्फेक्ट करेगा, और इसी चलते ट्रांसमिशन का रेट इसका हाई हो जाता है। ट्रांसमिशन रेट हाई हो जाता है, ट्रांसमिशन रेट हाई है। ये पहला वेरिएंट का चर्चा है। साथ ही साथ देखिए HB6970 का क्या है, ये मिटाते हैं। ये क्या किया, ये भी स्पेसिफिकली इसी तरह का मोड में काम करता है। इसमें क्या हुआ कि डिलीशन है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये सारे वेरिएंट्स में बेसिकली अभी तक जो ऑब्जर्व हुआ है, ये म्यूटेशन 2 तरह का हुआ है, सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन। तो ये डिलीशन ऑब्जर्व किया गया 69 और 70 नंबर ऑफ बेस में। ये डिलीशन से क्या हुआ, ये डिलीशन कहाँ ऑब्जर्व किया गया, इसके S1 और S2, ये स्पाइक के S1 और S2 रीजन में डिलीशन ऑब्जर्व किया गया। अब देखिए हुआ क्या, अगर आपको दिखाएं ऐसे कि सपोज करिए कि ये हमारा S1 रीजन है, ये S2 रीजन है, ये S1 है और ये S2 है, और ऊपर में RBD डोमेन है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया। स्पेसिफिकली म्यूटेशन बेस नंबर 6970 का डिलीशन हो गया। अब इस किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो वेरिएंट है B117 में HB6970 के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें डिलीशन होने से क्या होगा कि ये भी बेसिकली एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया, ये भी एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये इवेजन करता है इम्यून सिस्टम को, जो एंटीबॉडी इवेजन ये करता है। इस तरह का म्यूटेशन जो हुआ है ये S1 S2 में, ये इवेजन कॉज करता है, इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए अब ये क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सपोज करिए कि कोई इंडिविजुअल, जैसे हम आप कोई भी वैक्सीन लिए या किसी को इन्फेक्शन हो गया हुआ था कुछ दिन पहले और उसका बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडी बना है, या तो वैक्सीन लिए तब एंटीबॉडी बना, वैक्सीन लिए हैं तब एंटीबॉडी बना है, जैसे ये एंटीबॉडी बना है। और ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जब इससे बाइंड करने का कोशिश करेगा तो चूंकि इसमें म्यूटेशन है, 2 तरह से जो एंटीबॉडी, या तो नेचुरल एंटीबॉडी इन्फेक्शन के बाद जो हमारा बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनता है इम्यून सिस्टम के अंदर, वो दरअसल चाहेगा इसको दोबारा अगर इन्फेक्शन हुआ तो इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन करने, ये चूंकि म्यूटेशन है तो इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा, और जिसके चलते इसीलिए कह रहा है कि इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम हो रहा है इस वेरिएंट के चलते, और इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। लेकिन एक्चुअल में आपको बेसिक इम्यूनोलॉजी का अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट है तो आपको बताएं कि ये वेरिएंट कुछ नहीं कर सकता है।
ये जो वेरिएंट है HB6917, ये दरअसल एफिकेसी को, जैसे देखिए वैक्सीन अगर लिए हैं तो वैक्सीन लिए हैं तो ये वेरिएंट हमें कुछ नहीं कर सकता है। ये जरूर है कि एफिकेसी अगर किसी वैक्सीन का थोड़ा कम है, अगर थोड़ा कम है तो ये कम काम करेगा, लेकिन स्टिल हमारा इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना है आफ्टर वैक्सीनेशन, वो एकदम वर्क करेगा। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे किसी तरह का वेरिएंट इमर्ज कर रहा है, अब इमर्ज कर रहा है, चाहे डेल्टा प्लस हो, डेल्टा प्लस प्लस भी आएगा, अलग अलग तरह का आएगा, अभी वेरिएशन होते रहेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन अगर अवेलेबल है उसको एकदम लेना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। और सरकार को तो जितने तरह का जो गांव में एक तरह का र्यूमर स्कीम चलता है, जिसमें बहुत सारा लोग र्यूमर फैला दिए हुए हैं कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि एक्चुअल बात ये है कि वैक्सीन लेने से ही आदमी बच सकता है इन सारे वेरिएंट से, क्योंकि वेरिएंट्स आते रहेगा। ये म्यूटेशन नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्चुअली इसका इवोल्यूशन का रॉ एजेंट है म्यूटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मोस्ट इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो म्यूटेट करता ही करता है। अब है कि हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। हम एक्चुअली हमारे पास जो अभी जो अवेलेबल ये है कि हम लोग इसको रोकने के लिए, इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम लोग वैक्सीन लें। और वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लें, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोविशील्ड हो, कोई भी हो, स्पुतनिक आएगा वो भी ले सकते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे कोई भी हो, सारा वैक्सीन आप ले सकते हैं, क्योंकि काम करता है। इसका लॉजिकल रीजन आपको यहाँ बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये इवेजन कर रहा है एंटीबॉडी को, लेकिन स्टिल एंटीबॉडी काम करेगा। ये कैसे? देखिए, कोई भी एंटीबॉडी दरअसल इसको चाहिए होता है 6 एमाइनो एसिड। इस एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जो बना हुआ है, इसमें मिनिमम एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए 6 एमाइनो एसिड चाहिए होता है। 6। अब देखिए 6 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ इस डिलीशन में 2 ही अमाइनो एसिड का डिलीशन है, मतलब 4 तो अभी है। एडवांटेज है कि 4 अभी है, मतलब बाइंड स्ट्रांगली नहीं कर सकता है, लेकिन बाइंड तो कर सकता है। ये पहला बात। दूसरा बात कि ये म्यूटेशन डिलीशन S1S2 में हुआ है, लेकिन RBD बाकी जो रीजन है उसके साथ तो हमारा एंटीबॉडी आके लग सकता है, इसके साथ तो हमारा एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आके लग सकता है। और ये जब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बाकी पार्टों में लग सकता है तो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एक और बात बताएं कि ये इसके बावजूद हमारे सेल के अंदर जो हमारा अगर वैक्सीन लिए हुए हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन या अगर एक्सपोजर है कोविड का, तो उसके बाद जो एंटीबॉडी बना है तो हमारा सेल मेमोरी बनाता है, टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल तो याद रखता है इसको, और इसके अगेंस्ट जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसको ट्रिगर कराएगा और इसको चाहेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सारे बातों का जो समरी ये है कि वैक्सीन तो एकदम लेना है, किसी भी कीमत पे लेना है। चाहे ये वेरिएंट अभी आते रहेगा, वेरिएंट का डिस्कशन चलते रहेगा पूरे दुनिया में कि डेल्टा प्लस आ गया, डेल्टा प्लस प्लस आएगा, उसके बाद अलग अलग तरह का ग्रीक लेटर से डिजिग्नेट किया गया, अलग अलग तरह का आपको वेरिएंट सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वेरिएंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो अभी उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, तो वो वैक्सीन ही है। हाँ, ये जरूर बात है कि एफिकेसी अगर ट्रांसमिशन रेट और ये किसी तरह का म्यूटेशन अपने स्पाइक में ला रहा है तो थोड़ा सा एफिकेसी घटता है, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि ये फेटल नहीं होगा, लीथल नहीं होगा, आदमी उससे मर नहीं सकता है, बच सकता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है और वैक्सीन तो एकदम लेना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में है कि वेरिएंट बदल रहा है तो वैक्सीन काम नहीं करता होगा, एकदम नहीं। वेरिएंट बदलने के बावजूद वैक्सीन काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वेरिएंट को देखिए, ये जो जो यूके वेरिएंट था सब पे काम करता है ये दरअसल। तो इस तरह का किसी तरह का र्यूमर नहीं होना चाहिए। वैक्सीन एकदम जरूर लगाएं, ये मेरा अपना एक सलाह है, वैक्सीन एकदम लगाएं। अब देखिए ये सारा इसी तरह का, इसमें
P618 में भी म्यूटेशन है, ये भी इसी तरह के स्पाइक इसमें S1S2 में म्यूटेशन। मतलब दरअसल समरी ये है कि म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, म्यूटेशन दरअसल इसी स्पाइक में हो रहा है, और म्यूटेशन इस तरह का हो रहा है कि इसको इसके इंटीमेट बाइंडिंग को ट्रिगर करा दे रहा है, फास्ट करा दे रहा है, या आसानी से ये बाइंड कर जा रहा है रिसेप्टर से, AC2 रिसेप्टर से, और जब बाइंड कर रहा है तो फास्टली बाइंड कर रहा है, वायरस फास्टली रेप्लिकेट कर रहा है, अपने जीनोम को, विरियंस को कंप्लीट बना रहा है, और बना के ट्रांसमिशन, जैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर वायरल लोड ज़्यादा हो जा रहा है, कफ, स्नीजिंग, किसी तरह से वो ट्रांसमिट कर रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और इस सब का सेकेंडरी इन्फेक्शन का वैल्यू बहुत हाई है, R0 वैल्यू बहुत हाई है। इसीलिए एक ही तरीका है कि या ये डिस्टेंस जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको एकदम फॉलो किया जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन कंप्लीट किया जाए, साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस मेंटेन करने का अपना एक प्रोटोकॉल है कि किसी से बात करें तो कितना डिस्टेंस पर रहें, एकदम कम लोगों से मिलें, ये एकदम ज़रूरी है। नहीं, और दूसरा कि वैक्सीनेशन तो एकदम लें, वैक्सीन तो एकदम लें, इसमें किसी तरह का स्किप नहीं करना है, वैक्सीन नहीं लेना डेंजरस है। अब देखिए ये जो नया वेरिएंट आया है उस पर थोड़ा सा बात करें, हालांकि इस पर बहुत सारा डेटा नहीं है डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। डेल्टा प्लस वेरिएंट का डेटा अभी है नहीं, लेकिन दरअसल क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअली वो डेल्टा से मर्ज किया हुआ फर्दर म्यूटेशन है, जिसमें अभी तक देखा गया है कि इसका ट्रांसमिशन रेट थोड़ा हाई है। अब कितना हाई है इस पे एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जैसे इसके R0 वैल्यू को अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना है, लेकिन चूंकि डेल्टा का R0 वैल्यू 7 है, तो ये फर्दर म्यूटेशन अगर हुआ है, जैसे अभी इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में लगभग अभी 48 केस इसका आ गया, आज तक का है। साथ ही साथ कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र इस डेल्टा पॉजिटिव का एपी सेंटर हो गया है। मध्य प्रदेश में 2 केस हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके अभी डेटा नहीं है। उसमें एक डेटा है कि एक ने वैक्सीन नहीं लिया है, उसके बावजूद तो वैक्सीन नहीं लेना भी एक कारण है। वेरिएंट बढ़ रहा है, वेरिएंट अगर बदल रहा है तो वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। तो वैक्सीन नहीं लेना किसी तरह का होशियारी का काम नहीं है, वैक्सीन एकदम लेना चाहिए। अब ये जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ये क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। ये एक्चुअली यही एग्जैक्टली काम कर रहा है, ये भी स्पाइक प्रोटीन के अंदर स्पाइक में म्यूटेशन हो रहा है। और देखिए स्पाइक में किस तरह का म्यूटेशन कर रहा है, ये डेल्टा प्लस अगर बात कर रहे हैं, डेल्टा पॉजिटिव, ये किस तरह का म्यूटेशन कॉज कर रहा है। ये दरअसल क्या कर रहा है कि इसी स्पाइक के अंदर, इसमें हालांकि और डिटेल सीक्वेंसिंग और इसका एग्जैक्ट म्यूटेशन स्टडी अभी हो रहा है, लेकिन कुछ बेसिक बात इससे जुड़ा हुआ आपको बताएं कि ये जो स्पाइक है, ये जो हमारा स्पाइक है, ये स्पाइक है, अगर देखिए ये स्पाइक, इसका S1 S2 जो भी है, ये RBD है, RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ये जो डेल्टा पॉजिटिव आया है ये क्या कर रहा है, इसमें RBD डोमेन में एकदम स्पेसिफिक होकर बात करें तो एक इसमें प्रोटीन मोटिफ होता है RBM, रिसेप्टर बाइंडिंग मोटिफ, इसको बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग मोटिफ। ये रिसेप्टर बाइंडिंग मोटिफ के अंदर ही म्यूटेशन हो जा रहा है। ये म्यूटेशन, इस म्यूटेशन के चलते क्या हो गया, ये म्यूटेशन बेसिकली और इंटीमेट बाइंडिंग रिसेप्टर से कराने लगता है। इस रिसेप्टर से इंटीमेट बाइंडिंग फैसिलिटेट करने लगता है, और जिसके चलते वायरल रेप्लिकेशन का रेट बढ़ जाता है। और जैसे वायरस का रेप्लिकेशन का रेट बढ़ जाएगा, बहुत कम समय में बहुत सारा विरियंस बना लेगा, और विरियंस जैसे बनाएगा तो ये सेल ब्रस्ट करके बाहर आएगा। और जिस इंडिविजुअल में ऐसा हो रहा है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन, स्नीजिंग और इसके थ्रू ये करेगा। सिम्टम वही है, डेल्टा प्लस, डेल्टा अल्फा, कापा, सबका सिम्टम लगभग जो बेसिक सिम्टम है, हेडेक होगा, फीवर होगा, साथ ही साथ ये आई वाटरिंग ऑफ आई होगा। ये सारा जो सिम्टम है ये एक्चुअली
सेम है, उसी तरह का है जो बाकी वेरिएंट में हो रहा था। ये लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सारा एग्जैक्टली इसमें भी हो रहा है। अब ये दरअसल इस तरह का म्यूटेशन के चलते ये ऐसा हो जा रहा है कि ट्रांसमिशन का रेट फास्ट हो जा रहा है। इसीलिए सरकार अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से एक बार फिर से रिमाइंड करें, किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न तभी घोषित करते हैं जब उसके ट्रांसमिशन के रेट को स्टडी करके कि इसका ट्रांसमिशन का रेट फास्ट है तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कि इसके अगेंस्ट हम रिस्ट्रिक्ट मेजर ले सकें और इसको रोकने का उपाय किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट और बाकी सारे वेरिएंट के बारे में, ये बेसिक आइडिया था। तो साथ ही साथ मेरा लास्ट एक ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें। अगर इन सारे चीज़ों से वेरिएंट आते रहेगा, ये मेन बात है कि वेरिएंट को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट रुकेगा नहीं। वेरिएंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन, चूँकि ये तो छोटा जीनोम है, जितना ज़्यादा जीनोम का साइज छोटा होगा म्यूटेशन तो ऑब्वियस है कि होगा, क्योंकि ये इसका नेचुरल सिलेक्शन है। ये चाहता है कि हम अपने आप को मोस्ट इवॉल्व करें ताकि हम को इनहेबिटेट कर सके ह्यूमन के साथ, और वो चूँकि इस होस्ट है इसका, ये चाहता है कि उसके साथ स्टेबली एग्जिस्ट कर सके। तो ये ऐसा होते रहेगा। लेकिन जो हम लोग की तरफ से जो मेजर लिया जा सकता है वो ये लिया जा सकता है अभी के दौर में कि वैक्सीन ज़रूर लें, किसी तरह से वैक्सीन से नहीं बचें। कहीं भी हो तो दूसरे को प्रमोट भी करें कि वैक्सीन लो। वैक्सीन नहीं लेना किसी तरह का कोई होशियारी का काम नहीं है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।